अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड ऑडियंस। आपके सामने एक टॉपिक लिखा है जिस पर आज सेशन होने जा रहा है। मुस्तकबिल बनने या बनाने का फैसला कब होता है? कौन से मराहिल हैं जिन पे आपके मुस्तकबिल का फैसला हो रहा होता है? हर बच्चा, हर बच्ची, हर घर में, हर घर की ज़रूरत है इस चीज़ को समझने की। वालिदैन के लिए भी, तलबा के लिए भी, जॉब करने वालों के लिए भी, ज़िंदगी में अपने ख़ानदान को जो ऊपर लेकर जाने वाले लोग हैं उनके लिए भी, और जो जो लोग ख्वाहिश रखते हैं कि हम ज़िंदगी में कुछ करें और वो जिस जिस मकतबा फ़िक्र से हैं और जिस जिस ज़िंदगी की स्टेज पर मौजूद हैं, उन सब के लिए इस लेक्चर में कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। बुनियादी बातें हैं वो, अमूमन आपने सुनी तो होंगी लेकिन मुख्तलिफ एस्पेक्ट में सुनी होंगी। मैं आपके सामने उन तमाम को एक तरतीब से रखने जा रहा हूँ कि किस तरह मुस्तकबिल बन रहा है और कैसे बनता है, वो कौन सी स्टेज पर है जिस पे जाकर बनता है। अगर वो नहीं बनता तो फिर आपके पास अफसोस के अलावा, साइन ऑफ इनक्लेमेशन के अलावा कुछ नहीं रह जाता। बुनियादी बातें करेंगे, कोई गूगल की, कोई गूगल स्कॉलर की, कोई किसी थिंक टैंक की या किसी कॉपी पेस्ट चीज़ों को आपके सामने नहीं रखेंगे। वो बुनियादी बातें रखेंगे, वो पूरा एक स्ट्रक्चर सामने रखेंगे जिसकी रोशनी में आप उन तमाम चीज़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उनके मुताबिक एक पैटर्न अपना ड्रा कर सकते हैं। सबसे पहले है कि आपकी एक बेसिक एजुकेशन होती है हर शख्स की। उस बेसिक एजुकेशन से इंसान आगे जाता है। हर बच्चा, हर फर्द, इस माशरे का हर एवरी इंटिटी। बेसिक एजुकेशन जो आपको मिलती है घर से, माँ आपको कैसे पुकार रही है, बुला रही है, आपको कैसे सिखा रही है, मुखातब कैसे किया जा रहा है। आपने अपनी फैमिली में देखा कि आपके दादा अबू, नाना अबू, चाचा, ताया, फुफड़ा, खाली किस तरीके से बच्चों को बुला रहे हैं, घर वालों को बुला रहे हैं, आपके वालिद आपकी वालदा को कैसे बुला रहे हैं। और आपने उन तमाम चीज़ों से लर्न किया और एक आपका मेंटल कंस्ट्रक्ट बनता गया। तुम कहना है फैमिली में, आप कहना सिखाया आपको, तू कहना सिखाया, वो कहना सिखाया, या किसी और सैम्बल के साथ आपको किसी ने बुलाया या आपकी फैमिली में लोग बुलाते हैं, तो वहाँ से आपका एक नॉलेज बिल्टअप होता है कि लर्निंग स्टार्ट हो गई है। ये तो होगी आपकी वो लर्निंग जो आपको अपनी फैमिली में अपने बिल्कुल घर से मिली और आपको वहाँ से एक आइडिया हो गया कि किस तरीके से वो बुलाते हैं। ये होगी आपकी बेसिक एजुकेशन, जो आपको कहते हैं ना कि माँ की गोद से लेकर तो वो कब्र तक आप सीखते जाते हैं। उसके बाद आपकी आती है प्राइमरी एजुकेशन और मिडिल एजुकेशन। बेस क्या है? बेस और डिसीजन कहाँ पे होता है? प्राइमरी प्लस मिडिल एजुकेशन कह लें आप, मिडिल लेवल या मिडिल कैरियर ऑफ एजुकेशन या मिडिल फेज ऑफ एजुकेशन। ये जो एजुकेशन है आपकी, इसको हम कह लेते हैं, ये बेस है। आए मैं डिफाइन करता हूं ये कैसे बेस है। मॉन्टेसरी, प्री नर्सरी, नर्सरी के जी में उस लंबे चक्कर में नहीं पड़ रहा। ये वो जगह है कि आए मैं आपको बताता हूँ बेस, फिर मैं इसको काट दूंगा ये बेस क्यों है। यहां से पता चलता है कि बच्चा अडॉप्ट कैसे करता है, बच्चा स्पीक कैसे करता है। आप कोई एक्ट करते हैं तो आगे से बच्चा रिएक्ट कैसे करता है। Either he is emotional, rational, aggressive, भागी, खामोश, सुस्त, लेजी, जो भी है आपको अंदाजा होता जाता है। उसका IQ लेवल कैसा है, उसकी राइटिंग स्किल्स कैसी हैं, उसकी रीडिंग स्किल्स कैसी हैं। एक बच्चे के मुस्तकबिल का फैसला होने जा रहा है। आप उसको थोड़ा सा 4 साल का नहीं होता, आप पूछते क्या बनोगे तो वो कहता है पायलट, और ज़िंदगी पूरी उसके पूरे ख़ानदान में भी एक पायलट नहीं बन सकता, और उसके पूरे ज़िला और पूरे डिवीजन में भी एक पायलट नहीं होता, और वो कहता है कि मैंने पायलट बनना था। हर दूसरा बच्चा पायलट बनना चाह रहा है, और आपके 35-40 हज़ार की आबादी में भी एक बंदा पायलट नहीं बन पाता। वजह क्या होती है? आप समझ ही नहीं पा रहे होते और हम समझने की कोशिश नहीं कर रहे होते। फिर आप देखें कि उसके अंदर रीडिंग हैबिट कितनी है। एक रीडिंग एबिलिटी है और एक रीडिंग हैबिट है। वो कौन सी इजाफी चीज़ें पढ़ता है जिससे आपको लगता है कि उसके अंदर कोई एडिशनल नॉलेज सीकिंग या अर्ज है उसके अंदर नॉलेज को गेन करने का, सीखने का।
वो कैसे उसने अपने रिलीजन को या अपने उसने नाम्स को या अपने उसने समाज को कैसे अडॉप्ट किया। आपने उसको किस तरीके से बुलाया और उसने क्या किया। फिर वो स्कूल में गया, वो मदरसे में गया, वो दोस्तों में गया, वहां से आकर उसने आपको घर में रिपोर्ट क्या की कि मामा पापा ताया दादा नाना मुझे उन लोगों ने क्या बोला, मुझे मेरे दोस्तों ने कैसे पेश आए, उनकी लैंग्वेज कैसी थी, वो मुझे अच्छी लगी या मुझे बुरी लगी, उन्होंने ये बात की या गैर मुनासिब थी या मुनासिब थी। अबू जान मुझे मेरे क्लास फेलो ने फलाना सवाल किया, उसको ये पूछना चाहिए था या नहीं पूछना चाहिए था। वहां से आपको लग गया कि उसका कम्युनिकेशन कैसा है, वहां से आपको लग जाएगा कि ये ट्रस्ट इसको दिया जा सकता है और ये ट्रस्ट वर्दी बच्चा बन सकता है कि नहीं। इन तमाम चीज़ों ने एक बेस बना दी, इन तमाम डॉट्स को आपने इकट्ठा किया तो ये बन गई इज इक्वल टू बेस। यहाँ से फैसला होगा आपका कि आपकी जो बेस बन गई है उसके मुताबिक आपने आगे क्या करना है 9th क्लास में, जिसको हम अपने पाकिस्तानी लैंग्वेज में बोलते हैं मैट्रिक। मैट्रिक में क्या करना है आपने, ये तो नहीं कि आपने मैट्रिक स्टार्ट करनी है तो जाके आपने किसी एग्रीकल्चरल फील्ड में जाके 10-20 खेतों में जनाब आपने वीट कंपेन करना शुरू कर देनी है या आपने कोई बहुत बड़ी सब्जियों के बाग लगा देने। उस बेस के बाद फैसला होगा कि आपने मैट्रिक में जाना है तो क्यों जाना है। फ्यूचर में आपने जाकर प्री इंजीनियरिंग के बाद उसको आगे लेके जाना है प्री मेडिकल, क्योंकि आपकी बेस ने प्राइमरी और मिडिल एजुकेशन ने डिफाइन कर दिया कि व्हाट यू विल डू, व्हाट यू विल एक्सप्लोर, व्हाट आर योर फाइंडिंग्स, व्हाट इज योर टेस्ट, व्हाट इज योर टोन, व्हाट इज योर एप्टीट्यूड, व्हाट आर योर स्किल्स, व्हाट इज योर वे ऑफ रिएक्शन, how you take, how you get, how you learn, how you adopt, how you exercise, how you practice. These all the things are base for the decision that you should do मैट्रिक। एक तो मैट्रिक है, आप नर्सरी प्रेप 1 to 8 में नंबर में आ गए, इसके बाद 9th में एडमिशन हो गया, फिर 10th में हो गया, वो नहीं। फैसला करना है मुस्तकबिल का फैसला। एक एक बच्चा इस कौम का अमानत है, उसने नेशन में क्या पार्टिसिपेशन करनी है वो फैसला होने जा रहा है। मैट्रिक स्टार्ट होगी आपकी, और जब आपकी मैट्रिक स्टार्ट होगी तो आपके बेसिकली ये डिसीजन मेकिंग फेज ये है। और डिसीजन मेकिंग फेज क्यों है, मैं आपको एग्जांपल और आज का वो निकाल के बताता हूँ आपको। यहाँ से आपकी टून पता चल जाएगी कि आपने जो पहले अटेम्पटेशन की, राइटिंग की, लर्निंग की, अब आप इस डिसीजन मेकिंग के फेज में हैं कि इधर आपको मैट्रिक करवाई जाए, मैट्रिक के बाद आपको करवाया जाए इंटरमीडिएट, इसका नाम है इंटरमीडिएट। और इंटरमीडिएट में आपको क्या करवाया जाए, आपको प्री इंजीनियरिंग करवाई जाए, आपको प्री मेडिकल करवाई जाए, अगर आपको ICS करवा दिया जाए कंप्यूटर साइंस में इंटरमीडिएट, आपको FA करवा दी जाए। अगर आप ये नहीं कर सकते, आपके अंदर कोई हुनर है, कोई स्किल है, कोई आप एक लेबॉर्ट्री में कोई टेस्ट करते हैं, आप कोई चीज़ अपनी बनाना चाहते हैं, आप कोई इन्वेंशन करना चाहते हैं, आप कुछ मज़ीद इस तरह का आपका एक माइंड है, कोई मेकअप है चीज़ों के वजह से, तो इन तमाम चीज़ों के बजाय आपको किसी एसोसिएट डिग्री में डाल दिया जाए, एसोसिएट डिप्लोमा प्रोग्राम में डाल दिया जाए अगर आप उस लेवल के हैं, ताकि आप उसमें करने के बाद किसी स्पेशलाइज फील्ड में इंजीनियरिंग कर सकें। इंजीनियरिंग तो आप प्री इंजीनियरिंग के बाद भी कर सकते हैं, प्री मेडिकल के बाद आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं, लेकिन एसोसिएट डिप्लोमा प्रोग्राम में भी आप जा सकते हैं, उसके बाद आप कुछ कर सकते हैं। इंटर लेवल जो बेसिकली है ये डिवाइडिंग फेज है, ये जो फेज है ये डिवाइडिंग फेज है, डिवाइड कर रहा है आपको कि आप इसमें जाएंगे ये कर लेंगे, इसमें जाएंगे तो ये कर लेंगे, ये नहीं कर सकते तो डिप्लोमा कर लें, डिप्लोमा करके आप कतर में, ओमान में, सऊदी अरब में, UAE में फलां फलां जगह पे जाकर ये काम कर सकते हैं। इसके मुख्तलिफ एरियाज हैं आगे, उन पर हम अलग अलग बात करेंगे। डिग्री करनी है इन तमाम प्री इंजीनियरिंग, FA, इंटरमीडिएट, ICS जो भी आपने किया उसके बाद आपने करनी है डिग्री। कुछ लोग यहाँ से 8वीं के बाद हिफज में चले जाते हैं कि उनका काम, सोचते हैं कि हम मैट्रिक करके 2 से 4 साल लगाकर हिफज कर लेंगे, उसके बाद हम BS अरबिक कर लेंगे, हम BS शरिया एंड लॉ कर लेंगे, BS इस्लामिक स्टडीज़ कर लेंगे, BS उलूम में दीनी साइंसेस कर लेंगे, BS शरिया कर लेंगे, उसके बाद हम उसमें MPhil कर लेंगे, PhD कर लेंगे, हम आलम बन जाएंगे, हम एक बहुत बड़े दारुल उलूम में जाके बैठ के
लोगों को देने की खिदमत देंगे। एक वो भी आप लोग बात करते हैं, बाज़ बात बच्चों को लोग 4th-5th क्लास से हिफ्ज़ की तरफ ले आते हैं, बाज़ बात मैट्रिक के बाद ले आते हैं। डिपेंड्स अपॉन योर रिलीजियस प्रायोरिटीज ऑफ योर फैमिली विच इज़ गोइंग टू डिसाइड अबाउट योर फ्यूचर। ये उन पर डिपेंड करता है और करना भी चाहिए आप लोगों को। अगर आपके हैं ऐसे बच्चे ऐसे हैं जिनकी बहुत IQ लेवल अच्छा है, तो आप कोशिश करें कि उनको 2 से 3 साल कुछ सब्जेक्ट के साथ पैरेलल रखते हुए उनको हिफ्ज़ कराने का मौका भी दे दें। अब हम आ जाते हैं यहाँ से इंटरमीडिएट के बाद डिग्री प्रोग्राम में। डिग्री वो प्रोग्राम है कि जब हम कहते हैं कि बच्चे को तुम्हारे मामू का बेटा, तुम्हारे मामू की बेटी, चाचू की बेटी, मोहल्ले में तुम्हारी पड़ोसन में खाला फलान की बेटी, बाजी फलान की बेटी डिग्री में जा रही है, उनके साथ चली जाओ। बच्ची पूछते हैं क्यों जाऊँ? देखो तुम्हारा आना जाना, वहाँ रहना, हॉस्टल में ग्रुप स्टडी, एक दूसरे के साथ तारुफ भी है, नई दोस्तियाँ नहीं पालनी पड़ेगी, तुम्हारे लिए डिग्री अच्छी है। सबसे बड़ा सत्यानाश हम ये 8-10 बातें करके करते हैं, सबसे बड़ा सत्यानाश और खौफनाक और होरनाक किस्म का। ना बच्चा कुछ प्रोड्यूस कर सकता, ना बच्चे को एंड तक समझ आती कि मैंने इस डिग्री को करके करना क्या है, इनपुट क्या दूंगी, आउटपुट क्या आएगी, मेरा इस पर एक मजाज कैसा है, मेरा टोन, मेरा एप्टीट्यूड कैसा है, बच्चे को समझ नहीं होती। और ये वो डिग्री होती है कि जो कि आपकी बेस बनती है फ्यूचर की। एक आपकी बेस बनी थी आपका डिसीजन कि आप मैट्रिक और FSC में क्या कुछ करने जा रहे हैं। एक आपकी डिग्री बता रही है कि आपने इसकी बेस पे रोजगार हासिल करना है, रिजल्ट अल्लाह ने लिखा हुआ है, लेकिन आपने एक टोल लिखना है। मेरे पास एक टोल है, ये मार्कर, मैं इसके साथ अपनी लैंग्वेज, अपनी कम्युनिकेशन स्किल, अपने कॉन्फिडेंस और अपने इस टीचिंग स्किल के तहत आपको एक चीज़ दे सकता हूँ कि मेरे पास ये टूल है। अब मुझे किसी ने 8 क्लास में पढ़ाई होती तो मैं किस तरीके से आपके सामने ये चीज़ें आगे प्रेजेंट करता, कम्युनिकेट करता, बोलता, आपको समझाता, आपको मुख्तलिफ एग्जाम्पल देता, मुख्तलिफ बुक्स पढ़ के चीज़ें आगे पीछे दुनिया से देख के कैसे मैं आपको ये देता। तो आप मेरे पास एक स्किल आई, इसलिए आपके पास एक स्किल आती है, वो स्किल आपके पास एजुकेशन के तहत भी आती है। उस एजुकेशन में आप देखेंगे वो डिग्री आपको किस तरीके से आगे बेस प्रोवाइड करेगी। कौन सी बेस प्रोवाइड करेगी? either you are going to opt or to go into enroll into something for masters, for PhD. Why? ये वो चीजें हैं जो आपको करवाती हैं रिसर्च। और रिसर्च कौन सी है? क्या आप रिसर्च FAFC में नहीं कर रहे, मैट्रिक में नहीं कर रहे, डिप्लोमा में नहीं कर रहे, PhD में नहीं कर रहे? नो, रिसर्च मीन्स कि यहाँ पर आप देखते हैं लॉजिक्स से देखते हैं कि ये चीज कैसे हुई, ये क्यों हुई, ये किसने की थी, उस दौर में तकाजे क्या थे, उस दौर में जब ये हुई तो ये ऐसे थी, इस दौर में जब ये हो रही है तो ऐसे है, इन दोनों की शेप का फर्क क्या है, कंपैरेटिव एनालिसिस है। ये आप एमफिल में पढ़ते हैं। फिर आप हिस्टोरिकल एविडेंसेस पढ़ते हैं इन जगहों पे, फिर आप इसमें ग्लोबल चेंजेस पढ़ते हैं, फिर आप इसमें थ्योरेटिकल डिस्कोर्स पढ़ते हैं, फिर आप इसमें जाकर फिर आप चीज़ों को फिलासॉफिकली देखते हैं, हिस्टोरिकली अलग, फिलासॉफिकली अलग, थ्योरेटिकली अलग, प्रैक्टिकली अलग, और आपका मजाज बनता है एक रिसर्चर का। तब जाके आपको एक रिसर्च सुपरवाइजर अपने रिसर्च इंटेलेक्ट में से थोड़ी सी चीज़ देता है, आपको सुपरवाइज देता है और आप उसके रिसर्च असिस्टेंट बन जाते हैं। और उसके बाद आप उस सब्जेक्ट में फाइनलाइजेशन करते हैं, PhD। उसके बाद भी उस सब्जेक्ट के अंदर स्कोप होता है कि आप मजीद बेशुमार PhD भी कर सकें, और आपका वो सब्जेक्ट फिर भी मुकम्मल नहीं होता, एक सेगमेंट में आप PhD करते हैं। अब बताएं कि आप जहाँ पर पढ़े थे फिर भी आपका फैसला हो रहा था, यहाँ पर भी आपका फैसला हो रहा था, यहाँ पर भी हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है, इधर भी इधर भी। डिपेंड करता है कि आपके ऊपर जो आपके वालिदैन हैं, पीयर्स हैं, आपके दोस्त अहबाब वगैरह हैं, जिस मदरसे में आप जा रहे हैं, जो आपको पढ़ाया जा रहा है, जिस स्कूल कॉलेज में आप जा रहे हैं वो लोग कैसे हैं, जिस एकेडमी में आप जा रहे हैं वो लोग कैसे हैं, और जिस ग्रुप स्टडीज में आप बैठते हैं उन लोगों का मजाज और एटीट्यूड कैसा है। ये तमाम चीज़ें मिलकर बनाती हैं आपका एप्टीट्यूड, आपका एक माहौल। कभी ये नहीं होता कि लायक लोगों के बच्चे बड़े इंटेलेक्चुअल होते हैं और जो गरीब लोग होते हैं उनके मेले मिस्त्री, मजदूर, दुकानदार, चिप्स बनाने वाले, आलू काटने वाले, खेतों में खाद और सब्जियां लगाकर जिंदगी गुजारने वाले, हक की छोटी मोटी रोजियां करने वाले भी, और बड़े बड़े लायक, बड़े बड़े टैलेंटेड इंटेलेक्चुअल लोग जो हक हलाल कमा रहे हैं,
उनके भी और बड़े बड़े कारोबारी लोगों के भी। मैंने हर किस्म के लोगों के बच्चों को देखा कि वो ज़िंदगी में तीनों किस्म के तबके अपनी उन चीज़ों को अवेल कर लेते हैं। कभी ये ना समझें कि गरीब का बच्चा नहीं कर सकता, सिर्फ अमीरों के लिए पढ़ाई है या सिर्फ दरमियाने लोग बहुत आगे जाते हैं। नो, सिर्फ ऐसी बात 2-3 बातें मेरी याद रख लें, 2-3 फार्मूले याद रख लें, वालिदैन भी बच्चे भी। सोच लें कि जब बच्चों आपके वालिदैन या वालिदैन तमाम आपसे भी मुखातब हूँ, जब आप ये देखें कि आप जो कमाई कर रहे हैं जिस ऑफिस में 8 घंटे की ड्यूटी है और आप 2 घंटे के बीच में से मारते हैं कट, ब्रेक या डंडी, आप वो पे ला के देते हैं बच्चे को और कहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, तो ज़रूर सोचें कि मैं गलती पर हूँ, मैं किसी खता पर हूँ, मैं किसी बहुत बड़ी गफलत में हूँ। दूसरी बात, आपकी तनख्वाह है 45,000, आपके घर में आ रहा है 65,000, ये 20,000 कहाँ से आ रहा है? कोई डिफाइंड पैटर्न नहीं है। आप सोच लें कि आप किसी किस्म की गफलत में हैं, आप किसी अच्छे ट्रैक पर नहीं हैं। तीसरी बात, आपकी किसी जगह जॉब है और आप वहाँ जाते नहीं हैं, आपकी अटेंडेंस होती जा रही है, पूरे महीने की अटेंडेंस रिपोर्ट आ गई जनाब, ये बंदा पूरा एब्सेंट है, 80% है इसकी अटेंडेंस है, जबकि आप 40% भी नहीं गए हुए। आपने तो तनख्वाह ले ली, आप देख लें कि आपका काम ठीक नहीं है। उसके बाद एक ऐसी जगह पे जहाँ पर फाइल्स आती हैं, उसके सिग्नेचर होते हैं, आपके बॉस ने आपको कहा ये कर दो, आपने कहा कह रहा है ये तो इताअत अमीर है, मेरा अमीर मुझे कह रहा है, मेरा बॉस मुझे कह रहा है, अल्टीमेट बॉस है, मैंने परफॉर्मा फिल किया था कि जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करूंगा, मैं तो उसकी बात मान लूँ, मैं तो उसकी इताअत कर रहा हूँ। लेकिन आप वो काम, गलत काम में कुछ शामिल हो रहे हैं, देख ले, उसके बाद आपको जो तनख्वाह मिलती है वो आगे बच्चे को दे रहे हैं और आप कहते हैं, बच्चे को गालियाँ निकालते हैं, कोसते हैं कि मेरा बच्चा ठीक काम नहीं कर रहा। सोच लें। उसके अलावा आप जिस महकमे में है उन महकमों में क्या क्या करप्शन हो रही है या नहीं हो रही, ये भी सोच लें। नंबर 6, आपने उस बच्चों के लिए कोई झूठ बोल कर दिन को मजदूरी मार्केटिंग कर रहे हैं। आप एक सिंपल सी चाय की एक पत्ती बेच रहे हैं, वो पत्ती बेचते वक्त उसका नाम है लिप्टन, उसमें एक 55 रुपये का पैक है जो कि आप मार्केट में जाके बेचते हैं 60 रुपये का, आपको 5 रुपये बचते हैं, आप जाकर उसको देते हैं 76 रुपये का। आप कहते हैं जी, कसम में उठाते हैं कि यार ये मुझे तो 69 रुपये का मिला है, मैं तो उसमें 6 रुपये कमा रहा हूँ, जबकि ये आपको कितने का मिला है? इस 14, 15, 13 रुपये के लिए आपने कसम उठाई, झूठ बोला और झूठ बोल के शाम को आपको मिले 2,000 रुपया। 2,000 रुपया ला के आपने दोबारा पत्ती और चीनी बना के बच्चे को दी और आपने कहा यार अल्लाह मेरा बच्चा कामयाब हो जाए। ज़रूर सोचें कि इस झूठ के 13 रुपये जो आप हर दुकानदार को कसम उठाकर बेचते रहे और शाम को आप आकर कहते हैं कि मेरा बच्चा, मेरी बच्ची मेरी बात नहीं मानते, मेरा कहना नहीं मानते, मेरे घर में सुकून नहीं है। ये ज़रूर सोच लें। वालिदैन को चाहिए कि वो सोच लें कि वो अपना मुहासबा करें रात को सोते वक्त कि मेरा रिज़्क जो आ रहा है वो कहाँ से है और जो मैं इनके लिए धंधा कर रहा हूँ वो कैसा है, उसमें मिलावट कहाँ पे है, उसमें करप्शन हो रही है या नहीं हो रही, उसमें इश्यूज़ कौन कौन से हैं जिनकी वजह से मेरे घर में बेसुकूनी है। अगर ऐसा कुछ नहीं है जो मैं कह रहा हूँ तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ भी अल्लाह की मदद शामिल हो जाएगी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी। और आपके एक दिन भी आप अपनी बच्ची की हॉस्टल बनी जाएंगे, BS भी वो कर लेगी, MPhil भी वो कर लेगी, MS PhD भी वो कर लेगी और वो यूनिवर्सिटी से आएगी, वो अपनी इज्जत, अपनी अकदार, अपनी नॉर्म्स, अपना कल्चर, अपना बिहेवियर, अपना रिलीजन, अपनी मोरालिटी किसी चीज़ को ख़राब करके नहीं आएगी। वाई? आपने जब बच्चे को रिज़्क खिलाया ना साफ और अच्छा, तो वो इंशाअल्लाह आपको मायूस नहीं करेगा। और ये मत सोचें कि सारा मलबा अपने बच्चों पे डाल दें कि बच्चे की गलती है, बच्ची बात नहीं मानती, इसकी कंपनी ख़राब है। नहीं, आप जो मर्जी कर लें, जो मर्जी कर लें, आपके बेसिक क्राइटेरिया ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल्स ठीक है ना, तो आपके बच्चे का कभी वो गलत नहीं होता। ये था जनाब मेरा आज का लेक्चर, मुस्तकबिल बनाने का फैसला, और फैसला कब होता है और सच को देख लें। इंशाल्लाह ऐसी वीडियोज़ आप तक आती रहेंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।